का जो हमारा लेक्चर है वो है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन 1831। अच्छा, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और प्रोमिनेंट होता है। जिस तरह हमारी मदर होती हैं वो हमारे पूरे घर को संभाल रही होती है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी एक्टिविटी सेल की कंट्रोल करता है। अब इसकी शेप्स बताई गई हैं। इट इज़ कॉमनली शेप में स्फेरिकल होता है और लोब्ड शेप में होता है। स्फेरिकल कहते हैं गोल शेप में, इस तरह की शेप में, और लोब्ड होते हैं इस तरह की शेप में। मीन्स के इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से। इस तरीके की शेप को लोब्ड कहते हैं और स्फेरिकल कहते हैं इस तरह की शेप को। ठीक है, इसके बाद है यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड फिलामेंट, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन। ठीक है, अब ये जो इसकी ये वाली जो ये बाहर लेयर है इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ये है इसे कहते हैं हम कैरियोलिम्फ कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं हम कैरियोलिम्फ कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक ही नाम है ये दोनों, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड कैरियोलिम्फ। इसके अलावा इसमें होता है न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि सपोज़ ये है सेल की आउटर कवरिंग, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डबल लेयर होती है, ये डबल लेयर होती है। ये सेम उसी तरीके जैसे सेल वॉल बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड और फास्फोलिपिड की। इसी तरीके से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड और फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस इसके अंदर का एक पार्ट है। इसका फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का, ये राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोम्स और आरएनए, ये दो चीज़ें बनाता है न्यूक्लियोलस। ये इसके अंदर की साइड पे जहाँ इसकी मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स हैं, इनका काम क्या होता है, कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर जानी है और न्यूक्लियस के बाहर आनी है वो इन पोर्स के ज़रिए से अंदर और बाहर जाती आती है। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं इसे, कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से ना, डीएनए कह रही हूँ, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम इस तरीके से होते हैं इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन मटीरियल। इसे कहते हैं क्रोमेटिन मटीरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहा जाता है, या न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहा जाता है इसे। ये तब होता है जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज़ में होता है। जब ये डिवाइड करना शुरू होता है तब इसकी शेप किस तरीके से होती है, पहले ये किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद जब ये डिवाइडिंग फेज़ में चले जाते हैं तो इनकी ये शेप हो जाती है। ये आपस में असम्बल होते हैं, जुड़ते हैं और ये इस शेप्स में आ जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला, ये कहलाता है सेंट्रोमेयर, और जो इसका ये वाला पार्ट होता है ये कहलाता है क्रोमेटिड्स। सेंट्रोमेयर और ये कहलाता है क्रोमेटिड्स पार्ट कहलाता है ये वाला। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जब ये डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ये जो इसका सेंट्रोमेयर वाला पार्ट है इसके अंदर जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। काइनेटोकोर क्या करती है, इसमें जब डिवीजन होती है, आपको पता है कि ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं इस तरीके से,
तो वो जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो यहाँ काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं, और जब अटैच होते हैं तो इसका जो ये 4 होते हैं, तो ये टूटता है, क्रोमोसोम क्रोमेटिड टूटता है, इसके आधे ये पार्ट इधर चले जाते हैं, आधे पार्ट डिवीजन में इधर चले जाते हैं, फिर सेल 2 हिस्सों में इस तरह डिवाइड होता है, और फिर जो क्रोमोसोम में डिवाइड होते हैं और 2 सेल फॉर्म हो जाते हैं। जैसे आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन है, ह्यूमन में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो होती है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, जो बाद में डिवाइड होते हैं जो 2 सेल में कन्वर्ट होते हैं माइटोसिस के बाद, और उसके बाद जो दोनों सेल होते हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं माइटोसिस के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्रोमोसोम्स बताए गए हैं। क्रोमोसोम्स नंबर वेरी फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, इन फ्रूट फ्लाई 14, इन स्वीट पी 20, इन कॉर्न सेल 46 इन ह्यूमन। ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि कौन से कितने क्रोमोसोम्स कितने किस में होते हैं। अच्छा, इसकी दो क्रोमोसोम्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी सेंट्रोमेयर की वजह से इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जो क्रोमोसोम्स इस तरह के होते हैं कि जिसमें सेंट्रोमेयर बीच में हो, उसे वो कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। इक्वल जिसमें आर्म्स हो वो कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। ये देखें, इसमें ये वाले जो हैं क्रोमोसोम्स ये कहलाते हैं मेटासेंट्रिक। उसके बाद जहाँ पे ये सेंट्रोमेयर थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर वाली जो ये दोनों आर्म्स हैं ये छोटी हैं और नीचे वाली आर्म्स बड़ी हैं, तो ये कहलाती है सब मेटासेंट्रिक। उसमें ये क्रोमोसोम थोड़ा सा और ऊपर की साइड पे चला जाएगा, ये आर्म थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो ये कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। और ये सेंट्रोमेयर जो बिल्कुल लास्ट में आ जाता है और इसकी क्रोमेटिड्स दोनों नीचे हो जाती हैं, वो कहलाता है टीलोसेंट्रिक।